अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज 4-5 अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान को मिला है अदालतों से 1 महीने का बड़ा रिलीफ, और वो जो एक फौरी तलवार लटक रही थी कि तोशाखाना का फैसला पता नहीं आज हो जाएगा कल हो जाएगा, उससे थोड़ा सा हो गया है काम अब थोड़ा सा डिले। वो क्यों कर हुआ है उसके ऊपर बात होगी, आपको बताएंगे। अफसोसनाक हमला जो दहशतगर्दी का हुआ है आज बाजौड़ में JUIF के वर्कर्स कन्वेंशन में, ये क्या नई कहानी है दहशतगर्दी की। कहानी तो पुरानी है लेकिन नए नए हमें इसके फेज नजर आते हैं, तो ऐसा ही क्या ये कोई फेज शुरू होने जा रहा है, इसके ऊपर बात होगी। फिर आपको बताएंगे कि आज हुकूमत को शिकस्त हुई है और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का अपना ही पेश करदा एक बिल जो कि बदनीयती पर मुश्तमिल था, मबनी था और PTI को सरासर निशाना बनाने की कोशिश था, वो रिजेक्ट हो गया है। उसका ड्रॉप सीन हुआ है और इसमें खुद इनके अपने लोग भी इवन इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। ये क्या कहानी है ये भी आपके सामने रखेंगे। कुछ बात करेंगे कि कुछ लोग जो चले गए थे वो वापस आ रहे हैं, तो किन 2 लोगों की खास तौर पर आजकल एक कैंपेन नजर आ रही है। और फाइनली बात करेंगे कि कैंपेन तो नवाज शरीफ साहब की भी नजर आ रही है कि जैसे वो बड़े पवित्र हो गए हैं और जो जज साहब थे उन्होंने यानी आसिफ सईद खोसा साहब ने बड़ा उनके खिलाफ जुल्म किया, उनके खिलाफ फैसला देकर, और ये सारा एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया। तो आजकल नई नई कहानियां सामने आ रही हैं, ये सब आपके साथ आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको फौरी तौर पर उसका नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। आइए जी चलते हैं जरा स्टोरीज की तरफ। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा मजम्मत करना चाहिए हमें सबको। दहशतगर्दी जिस नासूर को पाकिस्तान ने बड़ी देर झेला है और अब काफी अरसे से कुछ अमन था, लेकिन अब दोबारा से कुछ ना कुछ वाकयात हो रहे हैं, खास तौर पर KP इसकी लपेट में है। और राइटली मुराद सईद साहब बहुत अरसे से वार्न कर रहे थे इस मामले में, लेकिन कोई इसकी तरफ सीरियस नहीं था, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो रियासत की तवज्जो थी वो जरा दूसरे जरूरी मामलात की तरफ थी और इस तरफ सरफे नजर किया गया, और इसका अब खमियाजा हमें भुगतता हुआ पूरा मुल्क नजर आ रहा है। अब ये जो ताजा वाकया पेश आया ये बाजौड़ में पेश आया, जहां पर JUIF का एक वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा था। वहां पर अभी तक की इत्तलात और तहकीकात के मुताबिक एक खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में तकरीबन 40 के करीब अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 100 के करीब अफराद जख्मी हैं और कुछ की हालत तशवीशनाक है, हलाकतों का खदशा है। तो ये जो सारी हम कहानी आपको सुना रहे हैं, पहले हम कभी सुनाया करते थे लेकिन फिर बीच में काफी तातुल आ गया और उसके बाद फिर हमने देखा कि अब दोबारा से दहशतगर्दी सर उठा रही है। इससे पहले जब हम देख रहे थे कि पंजाब और KP असेंबली डिसॉल्व हुई और इलेक्शंस की बात हो रही थी, उस वक्त भी कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जिसके बाद अदालतों में यह भी बताया गया कि जी हालात ऐसे नहीं हैं, अमनो अमान की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि इलेक्शन कंडक्ट किए जा सकें। तो ये भी एक वहां पर तौजीह दी गई थी। और अब जबकि कौमी असेंबली और बाकी जो दीगर असेंबलियां रह गई थी वो भी तहलील होने जा रही हैं, तो उसके मौके पर फिर से इस किस्म के वाकयात जो अगर रूनुमा होते हैं तो ये फिर आपको एक धड़का भी लग जाता है कि कहीं खुदा न खास्ता हालात इतने ना बिगड़ जाएं कि फिर हम एक तो जाहिर हालात से निमट रहे हों, फिर जो हमारा एक मैनेजेरियल क्राइसिस है वो भी बना पड़ा हो, क्योंकि आगे अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट ना हो तो वो कैसे चीजों को हैंडल करेगी निगरान हुकूमत। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स खदशात जन्म ले लेते हैं, लेकिन इन तमाम बातों से ज्यादा जरूरी ये बात है कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, मुल्क में अमन दोबारा हो। बाकी सब चीजें आगे पीछे हो सकती हैं लेकिन जो जानें कीमती जाती हैं वो दोबारा वापस नहीं आ सकती हैं, और बड़ी मुश्किल से बड़ी कुर्बानियां देकर ये अमन हासिल हुआ था, इसको किसी कीमत पर हमें खोना नहीं चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो कहीं कोताही होती है, कहीं हमारी पॉलिसी खराब होती है, कहीं हम शायद प्रायोरिटीज बदल लेते हैं। आपको याद होगा कि जब पेशावर की मस्जिद में, सिविल लाइन्स की मस्जिद में, पुलिस लाइन्स की मस्जिद में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसमें कितने ही तकरीबन 100 के करीब शहादतें हुई थी, तो क्या हमने उसके बाद कोई तेजी देखी? क्या हम उन लोगों तक पहुंचे, इसके मास्टरमाइंड्स तक पहुंचे? क्या हमने ये जानने की कोशिश की कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? क्यों KP पुलिस बार बार हदफ बन जाती है इन दहशतगर्दों का? अब उनकी भी बस हो गई है, अब तो वो लोग प्रोटेस्ट पर निकल आए हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, हम ये तो देखते हैं कि 9 मई के वाकयात पर इतनी तेजी दिखाई जाती है, हम ये देखते हैं कि और कुछ लोगों ने कोई करप्शन के कोई मुकदमात बन गए किसी के ऊपर, कुछ कोई छोटा सा चेक भी किसी का हो गया है अगर PTI के बंदे का या सियासी मुखालिफ का, तो उसको तो हम पीछे पड़ के ऐसे पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जैसे इस बंदे से ज्यादा कोई बड़ा दहशतगर्द नहीं है।
लेकिन जहां पर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं वहां पर हम सोए हुए हैं। वहां पर आकर हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, क्यों हम उन चीजों को उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब हमारी तरजीहात बदलती हैं, हमारा फोकस हटता है, तो फिर दुश्मनों को भी मौका मिलता है कि वो आकर हमारे ऊपर फिर से अटैक करते हैं। फिर हम भले उसे अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर है उसके साथ जोड़े, यानी अफगानिस्तान के थ्रू वो चाहे हो रही हो, चाहे वो इंडिया के थ्रू हो रही हो, लेकिन फिर उसमें हमारी अपनी भी तो कोताही कहीं ना कहीं शामिल होती है। तो हमें ये चीजों को लुक आफ्टर करने की जरूरत है। जहां हम गलत हैं वहां पर हमें अपनी तस्दीक करने की जरूरत है। ये नहीं हम कह सकते कि जो हमारा प्राइम काम है वो हम ना करें, लेकिन बाकी हर काम का हम जिम्मा ले लें। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। और अच्छी इसमें मुझे सिर्फ एक बात लगी कि आज मैंने ये देखा कि तमाम तर पार्टीज ने इसकी मजम्मत की और अफसोस का इजहार किया विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। कोई किसी ने तौजीहात नहीं दी, कोई किसी ने उसमें वो नहीं कहते कि जो बिला वजह मजा खराब नहीं किया, उसका मजम्मत करते हुए कोई ऐसी फजूल बात नहीं की जिससे हम कहें कि यार फिर इसमें सियासत का एलिमेंट डाल दिया है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज थी कि पीटीआई के तमाम लोगों ने इवन और बाकी भी तमाम जमातों के लोगों ने, पीटीआई का मैं इसलिए कह रही हूँ कि हालांकि ये इस वक्त मुखालिफ सियासी जमात है JUIF की, लेकिन बहुत ज्यादा मैंने देखा कि उनके लीडर्स की तरफ से कंडेमनेशन सामने आई। और ऐसा ही होना चाहिए। जो हमारे मुल्क की मफाद की चीजें हैं उसके ऊपर तमाम लोगों को यह जबान होना चाहिए, भले वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हो। तो अब आगे चलते हैं, बात करते हैं जनाब उस बिल की जो दहशतगर्दी को रोकने के तनाजुर में ही पेश किया गया था। आज सेनेट में राना सनाउल्लाह साहब ने ये बिल पेश किया और इस बिल के पेश होने से पहले ही कुछ सहाफी ये ट्वीट्स करते नजर आए कि जनाब इतवार के रोज बड़ी अर्जेंसी में ये बिल लाया जा रहा है और लगता है कि कोई बड़ी कार्रवाई है और बड़ा इसका जो है धाक बिठाई जा रही थी। और इसकी जो मुख्तलिफ शिकें थी उसमें यूं आप कह लें कि पूरा राज खुल रहा था कि बेसिकली ये टारगेट किया जाना था पीटीआई को, क्योंकि इसमें बताया जा रहा था कि जनाब दहशतगर्द तंजीम को, दहशतगर्द गिरोह को आप किस तरह से बैन करें, इसको बिल्कुल मुल्की सियासत से आउट करें और इनके खिलाफ किस तरह कार्रवाइयां हों। तो ऐसा बजाय नजर आ रहा था कि बहुत हद तक इसको डिजाइन किया गया है कि जो मौजूदा हालात में पीटीआई की जो लीडरशिप है उनके अगेंस्ट, कारकुनान के अगेंस्ट इसको यूज किया जा सके। और इसको जब लाया गया, बहुत कम लोग मौजूद थे, इवन इनकी अक्सरियत बड़ी कम है इस वक्त, और जाते जाते तेजी से ये लेजिस्लेशंस बदनीयती को जाहिर कर रही थी। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा एक हुकूमत को धचका ये लगा है कि उनका ये बिल ड्रॉप हो गया। चेयरमैन सेनेट ने ये बिल ड्रॉप कर दिया और उसकी वजह ये थी कि जो सेनेटर्स थे उस वक्त मौजूद सेनेट में, उनकी अक्सरियत ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये बिल्कुल जमहूरियत के खिलाफ है। बेसिकली आप ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की आड़ में एक सियासी जमात को बैन करने जा रहे हैं और उसके ऊपर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। और ये हम किसी सूरत नहीं मानते कि किसी भी जमहूरी आवाज को इस तरीके से दबाया जाए। और ये आपने आज काम कर दिया तो फिर ये कल कला को आपके लिए भी यूज होगा। ये मत समझें कि ये कानून साजी कोई एक वक्त के लिए है, तो फिर यही आज जो कानून आप दूसरों को दबाने के लिए बना रहे हैं कल को आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होंगे। और ये खुशाइन बात है कि इसमें ना सिर्फ जमात इस्लामी, JUI, PTI के मेंबर्स, बल्कि इरफान सिद्दीकी साहब जो कि PMLN के सेनेटर हैं उन्होंने भी, और नेशनल पार्टी के भी कुछ लोग सेनेटर्स ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई और फिर अल्टीमेटली चेयरमैन सेनेट ने ये बिल ड्रॉप कर दिया और इसको अब फिलहाल नहीं उठाया जा रहा, ना ही इसके ऊपर कोई वोटिंग होने जा रही है, ना ये मंजूर हुआ। तो ये खुशाइन बात है, एक रिलीफ भी है पीटीआई के लिए कि वक्ती तौर पर जो ये बिल के थ्रू इनके ऊपर कोई कानूनी तलवार चलनी थी अब वो तो नहीं चली। और ये जमहूरियत के लिए भी अच्छी बात है कि कम से कम जैसी भी लूली लंगड़ी सही एक जमहूरियत का आगे बढ़ना कुछ कभी हो ही जाएगा अगर हम थोड़ा सा उसकी रिवायात को पनपने दें। लेकिन अगर इसी तरह गला घोंटना है तो फिर तो कोई आपका मुस्तकबिल हो ही नहीं सकता। तो ये एक सेंस प्रिवेल की है। और उसके बाद कुछ इसमें जाहिर है ये फर्क भी है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि कल कला को यही चीजें फिर हमारे अगेंस्ट भी इस्तेमाल हो सकती है। वक्त कोई हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता। तो फिर ये जो बिल है अब खत्म हो गया है। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं रिलीफ तो मिला इमरान खान साहब को अदालत से भी। बड़ी तेजी से तोशा खाना का ट्रायल जारी था। हुमायूं दिलावर साहब जो जज साहब हैं उनके ऊपर बड़े क्वेश्चंस थे और इन क्वेश्चंस को तो खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी डील करना है, उनके ऊपर हियरिंग होनी है। लेकिन उससे पहले ही चूंकि जो कचहरी है उसमें छुट्टियां हो गई हैं 1 महीने की, तो फिल वक्त ये जो 1 महीने की समाअत है ये मौखर हो गई है
और उसमें इस दौरान जो ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पिटिशंस हैं इसी केस से मुतालिक जज साहब के ऊपर एतराज की, दायरा इख्तियार के ऊपर एतराज की, तो उनके ऊपर जरूर हियरिंग हो जाएगी। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद इसका एक मकसद ये भी है कि इसको अगर हमने फौरन हल किया मसले को, तो फिर फौरी तौर पर अगर नाअहल होगा इमरान खान और इसमें सजा सुना दी गई तो फिर अपील जाहिर है हाई कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और जब तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब बैठे हुए हैं तो पता नहीं शायद वो सारे फैसले कलअदम करार दे देंगे जो इमरान खान के खिलाफ हैं, क्योंकि ये मौजूदा रजीम इस खौफ और इस नैरेटिव में मुब्तला है कि जनाब जब तक चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं वो इमरान खान को आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि वो तो एक बायस्ड जज हैं और इमरान खान साहब को उनसे रिलीफ मिल सकता है। तो उनका ये मानना हो सकता है कि जी इस सारी प्रैक्टिस का फिर फायदा क्या होगा इस सजा दिलवाने का अगर वो बच जाएं। तो अब कहीं ना कहीं शायद ये एक उनका प्लान का हिस्सा बन गया है कि इसको थोड़ा सा 1 महीना डिले करते हैं और फिर मामलात को लेकर चलते हैं सितंबर तक, ताकि जब तक जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आए चीफ जस्टिस के तौर पर, तो उस वक्त अगर इमरान खान साहब को सजा होगी तो फिर उनकी ये सजा बरकरार रहेगी और वो इसको रिवर्स नहीं करेंगे, तो इमरान खान को फिर फर्दर रिलीफ नहीं मिल सकेगा सुप्रीम कोर्ट से। ये कहने को तो एक प्लानिंग हो सकती है, हो सकता है बिल्कुल ये माइंड में बात हो, लेकिन मुझे इसमें 1-2 बड़े इफ्स एंड बट्स नजर आते हैं। तो ये कि इसको डिले करने से फिर इसका मतलब तो ये होगा कि इलेक्शन प्रोसेस और ये वो चीजों में काफी हद तक पीटीआई आगे जा चुकी होगी। इमरान खान साहब अगर खुद पार्टी सरबराह होंगे, वो लोगों को टिकट दे चुके होंगे, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो फिर काफी पीटीआई के लिए सपोर्टिव होंगी। दूसरा, ये बहुत ज्यादा तकिया कर रहे हैं चीफ जस्टिस मौजूदा नहीं लेकिन आने वाले चीफ जस्टिस के ऊपर, काजी फायज ईसा साहब के लिए, और मुझे पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं ये गट फीलिंग है कि काजी फायज ईसा साहब जो है इनके साथ कोई सरप्राइज ही ना इनको दे दें। मुझे तो कुछ इस तरीके का लगता है कि वो जिस टाइप की शख्सियत मैं उन्हें समझी हूँ या उनके बारे में जो मैंने सुना है, तो वो आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ भी, थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी उनकी पर्सनालिटी है। तो अब ये बेशक पीएमएलएन और पीटीआई वाले, सॉरी पीपल्स पार्टी वाले, पीडीएम ओवरऑल अगर इनके ऊपर तकिया कर रही है तो ये ना हो कि ये तकिया इनके नीचे से खिंच जाए और फिर जोर से इनको झटका लगे, तो कोई ऐसी सूरत हाल ना हो, क्योंकि हम उम्मीद ये करते हैं कि जो भी इतनी बड़ी कुर्सी पर विराजमान हो वो कोई डील करके ना फैसले दे, बल्कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले दे, उसी के ऊपर इंसाफ करे, तराजू के पलड़े बराबर करने की जबरदस्ती कोशिश ना करे, बल्कि जहां पे जिसकी सजा बन रही हो उसको दे। तो वी सी के जी क्या होता है, लेकिन बहरहाल 1 महीने के लिए अब फिलहाल ये ट्रायल जो है ये इमरान खान साहब का नहीं हो रहा, छुट्टी हो गई है जनाब कचहरी में। और एक अब मैं चीज आपके साथ और जरा डिस्कस कर लूं कि जो मैंने अभी जैसे बात की कि जी बैलेंस करने की कोशिश होती है, तराजू पलड़े बराबर करने की कोशिश होती है, तो आजकल एक नैरेटिव हम बड़ा मार्केट में देख रहे हैं कि कुछ खास पीएमएलएन के हिमायत याफ्ता, ऐसा लगता है कि सहाफी वो ये नैरेटिव बना रहे हैं कि जनाब जो नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी, आसिफ सईद खोसा साहब ने उन्हें सजा सुनाई थी, तो वो सजा जो है बेसिकली एक डील का नतीजा थी, और ये इस्टेब्लिशमेंट ने और आसिफ सईद खोसा साहब ने एक पूरा प्लान तैयार करके इमरान खान को दिया था कि आप इस तरीके से ये केस करें और हम इसमें फिर इनको नाअहल कर देंगे। तो ये तो सजाई बड़ी गलत थी और ये जो है अब रिवर्स होनी चाहिए इन एनी केस। तो इस पर जो हामिद खान साहब हैं उनकी एक गवाही को बड़ा कोट किया जा रहा है। हामिद खान साहब जो कि बेसिकली तो पीटीआई के बड़े क्लोज फाउंडिंग मेंबर्स में से भी हैं और एक लॉयर भी हैं, लेकिन उन्होंने 1-2 जगह पर आकर ये स्टेटमेंट्स दी कि जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली थी ये एक सही फैसला नहीं था। अब उस चीज को ये है कोट करके बताया जा रहा है कि जी देखिए नवाज शरीफ के साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है, तो लिहाजा ये तो यानी अब आप ये नहीं कर सकते कि इमरान खान को बुरा साबित करें, तो आप ये कोशिश कर रहे हैं कि चलो जी नवाज शरीफ को अच्छा साबित कर लें, और कभी कभी इसके उलट चल रहा होता है कि जब नवाज शरीफ को अच्छा साबित ना कर सकें तो फिर आप इमरान खान को भी बुरा साबित कर लें। मकसद एक ही होता है कि सबको एक ही लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया जाए। अब इस सिलसिले में ये जो नैरेटिव है मान भी लें अगर हम इस चीज को, और मैं इस चीज से वैसे बहुत ज्यादा इख्तिलाफ नहीं करती कि कोई एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की इसमें शामिल नहीं थी, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, एस्टेब्लिशमेंट शुरू से हमारी इस तरह के मामलात में शामिल होती है, किसी भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर को चलने नहीं देती, तो ये कोई ऐसी नई कहानी नहीं है हमारी पाकिस्तानी तारीख में। तो नवाज शरीफ साहब के साथ भी ये बिल्कुल हुआ और एस्टेब्लिशमेंट उनसे खुश नहीं थी, और ये भी बात दुरुस्त है कि उसमें पूरा किरदार था, और ये बात भी दुरुस्त है कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई या इमरान खान साहब पसंद थे,
तो ये सब चीजें अपनी जगह ऑन रिकॉर्ड हैं और इसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ और फैक्ट्स को भी डिनाई नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये झूठा बिल्कुल केस था, इसमें सिरे से कोई जान नहीं थी। या तो ये होता कि लंदन फ्लैट एग्जिस्ट ही नहीं करते और जबरदस्ती किसी और के फ्लैट्स थे या थे ही नहीं और जबरदस्ती कोई झूठा ख्याली मुकदमा बनाया जाता तो हम बात करते कि जी ये गलत था। या फिर अगर वो एग्जिस्ट करते थे और उसकी मनी ट्रेल हमें मिल जाती, सामने आ जाती कि भाई ये चीज थी, इस तरीके से इसको बनाया गया, उसको ओन किया गया पब्लिकली, तो ठीक है, ये सारा मामला बड़ा क्लियर है। किसी के पास अगर पैसे हैं वो खरीद लिया उसने, आपको क्या एतराज है? तो या तो ये मामला होता। तो हमने देखा था कि नवाज शरीफ साहब इस केस में मनी ट्रेल भी नहीं दे सके थे। और मैं ये आपको इस वजह से भी कह रही हूँ कि मैं फैसल चौधरी साहब के साथ काम करती हूँ, मेरी ऑफ रिकॉर्ड भी उनके साथ काफी दफा बातचीत होती है और वो इस केस के हवाले से मुझे काफी उन्होंने बताया कि वाकईतन इस केस की हेयरिंग में कुछ चीजें नहीं थी नवाज शरीफ साहब के पास। और अगर आप उनके उस दौरान जितने भी स्टेटमेंट्स वगैरह देख ले तो उसमें भी आपको यही नजर आता है, जो हियरिंग रिपोर्ट हो रही थी उसमें भी यही नजर आता है कि टोटली वो लोग बिल्कुल ब्लैंक थे इन लंदन फ्लैट्स की तमाम तर ओनरशिप के हवाले से, मनी ट्रेल के हवाले से। तो ये बात तो ठीक है कि हम कह सकते हैं कि बदनीयती पर बने हुए केस हो सकते हैं, लेकिन क्या उन बदनीयती पर बने हुए केसों को झूठा साबित नहीं किया जा सकता था अगर इनके पास वाकई उसकी मनी ट्रेल होती? तो ये एक अपनी जगह सवाल है कि इस तरह वो पैसे बने, क्यों कर ये तमाम फ्लैट्स इतने महंगे खरीद लिए गए, ये सारी दौलतें जायदादें किस तरह बन गई, इनका जवाब आपके पास होना जरूरी है। भले वो केस मैं बदनीयती पर बनाऊं या अच्छी नीयत पर बनाऊं, सवाल ये है कि आपके पास तो अपनी बागदामनी का पूरा जवाब होना चाहिए, आपके पास अपने तमाम एसेट्स का पूरा जवाब होना चाहिए। ये अपनी जगह एक बात हकीकत है कि उनके पास इन चीजों का उस वक्त काबिले यकीन या फिर तसल्ली बख्श जवाब मौजूद नहीं था। तो अब बहरहाल ये सारी कहानी है, अब इसके ऊपर जाहिर है कोई नैरेटिव बनाता है, बनाने दें, लेकिन मेरा तो इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये चीजें भी अब पूरा एक हिस्सा है हिस्ट्री का और इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।